तो गाइस ओवरऑल इन अ नटशेल आप लोगों को ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम समझ में आ ही गया होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम बेसिकली कैसे काम कर रहा है। बेसिकली ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें एक लूप में लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इन अ नटशेल हम क्या करेंगे गाइस, हमारा जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम होगा वो नटशेल में कैसा होगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब कुछ ग्रेडियंट डिसेंट डिसेंट के कुछ निटिग्रिटी डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीजें लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको एप्सिलॉन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि 10 की पावर -4 से लेकर के 10 की पावर -1 के बीच में होगी। अभी अभी जो मैंने वैल्यू ली है गाइज वो 10 की पावर -1 ली है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है गाइस कि आपके केस में 10 की पावर -1 वाली वैल्यू ही अच्छा काम करे। हो सकता है आपको 10 की पावर -2 लेनी पड़े वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपके डेरिवेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो हो सकता है इतना ज्यादा बड़ा आ रहा हो कि ये बेचारी 10 की पावर -1 भी कुछ नहीं कर पा रही उसका, फिर भी वो मैग्नीट्यूड बड़ा आ रहा है। तो इन दैट केस आपको 10 की पावर -2 लेना पड़ेगा या -3 लेना पड़ेगा या -4 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम 10 की पावर-1 ले रहे हैं। और गाइज आपको साइमल्टेनियसली डब्ल्यू इनिशियल की वैल्यू लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको अपने मिनिमा का एक गेस वर्क मार के एक इनिशियल वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अभी हमने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी ली थी गाइज? हमने 1 ली थी। ठीक है, और आपका एक लॉस फंक्शन होगा जो कि इस केस में हमारा क्या है, इस केस में एफ ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 4 × W-8 का होल स्क्वायर। सो दैट इज द दैट इज अवर फंक्शन। तो हमारे केस में भी मशीन लर्निंग में एक लॉस फंक्शन होगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिया है। ठीक है, एंड इट विल बी अ नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन। हमने तो कॉन्वेक्स लिया है लेकिन यूजुअली हमारे केस में जो लॉस फंक्शन होगा वो नॉन कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नॉन कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्वेक्स फंक्शन में आपका लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होगा क्योंकि उसमें होगा ही एक। ठीक है, और नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में बहुत सारे मिनिमास होंगे तो उसमें से सिर्फ एक ग्लोबल होगा और बाकी सारे के सारे जो होंगे वो लोकल मिनिमा होंगे। ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीजें आपको पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो आपको एक एप्सिलॉन की वैल्यू खुद से लेनी पड़ेगी, एक आपको अपने मिनिमा का इनिशियल गेस खुद से लेना पड़ेगा। इन दोनों के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं है इसकी इनकी इनिशियल वैल्यू क्या ली जाए। ठीक है, ये आपको अपनी मन मर्जी से लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, जैसे अभी हम आगे न्यूरल नेटवर्क्स में जाएंगे तो न्यूरल नेटवर्क्स में यही आपके डब्ल्यूज क्या हो जाएंगे, पैरामीटर्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये पैरामीटर्स होते हैं करोड़ों की संख्या में। तो उसमें फिर आप उस समय क्या करोगे, उनकी फिर क्या वैल्यू लोगे आप इनिशियल, उसके बारे में भी बात करूंगा गाइज। लेकिन अभी अभी आप बिल्कुल सिंपल रखिए चीजों को। ठीक है ओके। तो हमारा एल्गोरिदम स्टार्ट कैसे होगा गाइज? हमारा एल्गोरिदम होगा एक वाइल लूप से स्टार्ट होगा। ठीक है, इट विल स्टार्ट विद अ वाइल लूप। ठीक है, या फिर हाँ, इट विल स्टार्ट विद अ वाइल लूप। तो एक वाइल लूप होगा बेसिकली हमारे एल्गोरिथम के अंदर। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें। इट विल स्टार्ट विद अ वाइल लूप और अंदर होगा इसके ट्रू। तो इसका मतलब गाइस हम पाइथन में क्या करेंगे कि हम एक इनफाइनाइट लूप लगाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप तो चलता रहेगा, यानी कि कभी भी हमारा एल्गोरिथम रुकेगा ही नहीं, जबकि इसको मिनिमा पे रुकना चाहिए। तो आप इसको रोकोगे कैसे? तो गाइस उस पे भी आऊंगा मैं कि इस एल्गोरिथम को रोका कैसे जाएगा। विल कम टू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट कि हम इसको रोकेंगे कैसे। आप इसकी बिल्कुल अभी चिंता मत करिए कि इसको हम कैसे रोकेंगे। ठीक है, बट ये इनिशियली एक इनफाइनाइट लूप होगा। और गाइस इस इनफाइनाइट लूप के अंदर अब आप क्या करोगे, आप अपना अपडेट रूल रन करोगे। यू विल रन योर अपडेट रूल। अपडेट रूल मतलब वो इक्वेशन जो आपके इनिशियल गेस को फाइनल गेस में कन्वर्ट करने का काम करेगी। तो वो इक्वेशन आपको रन करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो बेसिकली वो इक्वेशन क्या थी आपको पता है गाइस, वो थी डब्ल्यू फाइनल, ठीक है, इक्वल टू डब्ल्यू इनिशियल, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन टाइम्स, ठीक है, डेरिवेटिव या ग्रेडियंट कह लीजिए। जब भी हम ये गाइस उल्टे ट्रायंगल वाला नोटेशन लिखेंगे ना तो हम इसको ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, और जब भी हम एफ प्राइम वाला नोटेशन लिखेंगे तो इसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे। ये ये एक रिटन लेवल पे डिफरेंस है। लेकिन गाइस कुछ और निटी ग्रिटी डिटेल्स हैं कि कब हम डेरिवेटिव कहते हैं और कब हम ग्रेडियंट कहते हैं।
तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। अभी इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक अबाउट सच स्मॉल थिंग्स। अभी तो आप बस ऐसा समझ लीजिए कि ग्रेडियंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ग्रेडियंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देयर आर बोथ द वेज। ठीक है, तो अभी हम ऐसे लिख रहे हैं W। लेकिन guys, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सप्लिसिट नोटेशन है, क्योंकि इस नोटेशन में हमें दिख रहा होता है कि हम अपना जो ग्रेडियंट निकाल रहे हैं वो किसकी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो उल्टे ट्रायंगल के बगल में जो भी वेरिएबल का नाम आपने लिखा होगा, उसका मतलब होता है कि हम जिस भी चीज का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं वो डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। तो हम अपने फंक्शन का डेरिवेटिव डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। ठीक है, और हमने बेसिकली एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करा दिया है। और गाइस, ये जो हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं ये हम किस पे निकालने जा रहे हैं? ये हम डब्ल्यू इनिशियल पे निकालने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया आपने, हमारे पास एक फॉर्मूला आया और उस फॉर्मूले के अंदर आपने डब्ल्यू इनिशियल की वैल्यू डाल दी। यानी कि डब्ल्यू इनिशियल में जो भी नंबर पड़ा होगा वो नंबर आपने उसकी जगह डाल दिया। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, डब्ल्यू इनिशियल। ठीक है, डब्ल्यू इनिशियल। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल। ठीक है, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गाइस। इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेट रूल। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल। अपडेट रूल। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ गाइस, कि ग्रेडियंट डिसेंट ही सिर्फ एक लौता एल्गोरिदम नहीं है जिससे कि आप अपने किसी भी फंक्शन का मिनिमा निकाल सकते हैं, बल्कि अब और भी ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स डेवलप हो चुके हैं जो ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर ही डेवलप हुए हैं। यानी कि ग्रेडियंट डिसेंट कोई और इम्प्रूव कर करके डेवलप हुए हैं। तो what these algorithms are called in PyTorch, they are called optimizers। optimizers, तो आपको PyTorch के अंदर बहुत सारे ऑप्टिमाइजर्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो ऑप्टिमाइजर्स हैं, वो जो सारे के सारे आइटरेटिव न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स हैं, वो इसी अपडेट रूल को बदल बदल के नए नए अपडेट रूल्स उनके अंदर बनाए गए। तो इसका मतलब आपको ज्यादातर एल्गोरिथम्स के अंदर ऐसी एक इक्वेशन मिलेगी जिसका काम क्या होगा? इनिशियल गेस को फाइनल गेस में चेंज करना। ठीक है, और माइनस क्या हो रहा होगा उसमें से? किसी ना किसी टाइप की डेरिवेटिव की फॉर्म माइनस हो रही होगी उसके अंदर से। जैसे यहाँ पे भी डेरिवेटिव माइनस हो रहा है, वैसे उन ऑप्टिमाइजर्स के अंदर भी किसी ना किसी फॉर्म में डेरिवेटिव्स माइनस हो रहे होंगे। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दैट, बट द कोर आइडिया इज सेम। ठीक है, तो कोर आइडिया यही है। अपडेट इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है या अपडेट रूल थोड़ा सा बदल जाता है, बट मोटे लेवल पे चीजें सेम ही है guys। ठीक है, और उसके आगे फिर हम क्या करेंगे? हम अपने इनिशियल गेस को, हम अपने फाइनल गेस को वापस से इनिशियल बना देंगे। यानी कि डब्ल्यू इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू फाइनल, हम ऐसा बना देंगे। ठीक है, और बस अब ये चीज लूप में चलती रहेगी। ठीक है, और इस तरीके से काम होता रहेगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ गाइस कि इसको क्या बोला जाता है। इसको मशीन लर्निंग के लिटरेचर में लर्निंग रेट बोला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट। ठीक है, इसको लर्निंग रेट कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लर्निंग रेट। ठीक है, ऐसा ऐसी स्थिति है गाइस। ठीक है, तो ये हमारा अभी आप इन अ नटशेल ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम देख। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लेकिन गाइस अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके निटी ग्रिटी कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू मिहिर, आप चाहो तो आप उसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप चाहो तो आप उसे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप जिससे रिप्रेजेंट करो। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव से जो भी चीज अपडेट रूल में मल्टीप्लाई हो रही है वो लर्निंग रेट है। अब आप उसको अल्फा लिखना है अल्फा लिखो, एप्सिलॉन लिखना है एप्सिलॉन लिखो, जो सूट करे आपको वो आप लिख सकते हो। ठीक है, यूजुअली किताबों में अल्फा लिखा होता है, इनफैक्ट कई जगहों पे एप्सिलॉन भी लिखा होता है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको उसे साइन से रिप्रेजेंट करना है, यू कैन रिप्रेजेंट इट विद एनी साइन। राइट, बट आपको ये देखना है कि आपके डेरिवेटिव से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लर्निंग रेट है। बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है,
अब गाइस हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताई। जैसे कि पहली चीज मैं अगर आपसे शेयर करूं तो मैंने ये नहीं बताया कि हम मिनिमा को ओवरशूट क्यों नहीं करना चाहते। वाई वी डोंट वांट टू ओवरशूट द मिनिमा। ठीक है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, अगर हम मिनिमा को ओवरशूट कर जाए तो उससे क्या होगा। ठीक है। तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं गाइस। अगर आप मिनिमा को ओवरशूट कर जाओगे तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। ओके। तो दिस इज वन थिंग। ठीक है। दूसरी चीज गाइस मैंने आपको भी ये नहीं बताई कि इस एल्गोरिदम को आप रोकोगे कैसे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लूप है। ठीक है। और अगर ये इनफाइनाइट लूप है तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। यानी कि ये डब्ल्यू ये हमारे मिनिमा के और पास जाता जाएगा, और पास जाता जाएगा, और पास जाता जाएगा, और पास जाता जाएगा। ठीक है। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा कि ये कभी भी 8 पे नहीं पहुंचने वाला। ये हमेशा 8 के पास पहुंचता जाएगा, और पास पहुंचता जाएगा, और पास पहुंचता जाएगा। बट इट विल नेवर बी एट 8। यानी कि अगर इस फंक्शन के मिनिमा की मैं बात करूं तो गाइज आपको पता है कि इस फंक्शन का जो मिनिमा है वो 8 है। ठीक है। अगर हम अपने एग्जाम्पल फंक्शन की बात करें तो उसका मिनिमम 8 है। ठीक है। लेकिन गाइज ये जो एल्गोरिदम है ये कभी भी आपको 8 पे नहीं लेके जाएगा। ये 8 के और पास जाएगा, और पास जाता जाएगा, और पास जाता जाएगा, बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 8। इट विल नेवर बी इक्वल टू। तो इस बात की आपको याद रखना है। यानी कि ये 7.9999999 पे ले जाएगा आपको, लेकिन ये 8 पे नहीं लेके जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है गाइस, आप ये लूप इनफाइनाइट बार भी चला लो फिर भी ये कभी भी 8 पे नहीं जाएगा। ये 8 की ओर पास जाता चला जाएगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर इसको रोकेंगे कैसे। भाई हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको कब रोकना है। ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि आर यू क्लोज एनफ टू इट। क्या आप 8 के क्लोज इनफ आ चुके हो। ठीक है। हमें ये क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार हमने ये क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया फिर हम इस लूप के अंदर एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर हम उस क्राइटेरिया के जो क्लोज इनफ वाला क्राइटेरिया है अगर उसको हमने फुलफिल कर दिया है, ठीक है, तो हम इस लूप को ब्रेक कर देंगे, यानी कि वहीं पे एंड कर देंगे। तो दैट इज एन इंडिकेटर कि बेसिकली वी हैव रीच द मिनिमम। ठीक है। हम मिनिमा पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। क्योंकि मिनिमा पे तो हम कभी भी नहीं पहुंचने वाले, मिनिमा के क्लोज एनफ पहुंच चुके हैं हम लोग। तो जब ये क्लोज एनफ वाला क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो जाएगा तो वी विल से कि हाँ भाई अब हमारा काम खत्म हो गया है, हम मिनिमा के क्लोज एनफ पहुंच चुके हैं। अब इससे और ज्यादा पास जाने से कोई फायदा नहीं है। वी आर ऑलरेडी वेरी मच क्लोज एनफ टू द। ठीक है। तो वो क्राइटेरिया आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई क्लोज एनफ वाला क्राइटेरिया क्या होता है, हाउ विल यू डिसाइड दैट। ठीक है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट। तो गाइज पहले आप अब हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि हम मिनिमा को ओवरशूट क्यों नहीं कराना चाहते। ठीक है। वाई वी डोंट वांट टू ओवरशूट द मिनिमा। ठीक है। इसका क्या रीजन है, हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि मिनिमा ओवरशूट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऐसा क्या है बेसिकली। ठीक है। तो चलिए इसको मैं वही अपने पुराने एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमारा मिनिमम मान लीजिए गलती से ओवरशूट भी हो गया तो ऐसा क्या ह्यूमन क्राइम बन जाएगा। भाई ऐसी क्या जो है वो क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगी जिसको हम इग्नोर करना चाहते हैं। ठीक है। तो गाइस एग्जांपल आपको पता ही है। ठीक है। कि अगर मान लीजिए मेरा एप्सिलॉन ना होता यहाँ पे। ठीक है। देखिए एप्सिलॉन तो होगा ही होगा, जो लर्निंग रेट है वो तो ग्रेडियंट डिसेंट में होगा ही होगा, उसकी आपको एक वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन इमेजिन करिए थोड़े समय के लिए अगर ये लर्निंग रेट ना हो, जिसको स्टेप साइज भी बोला जाता है ग्रेडियंट डिसेंट में। ठीक है। मैं यहाँ पे जो वोकेबलरी यूज कर रहा हूँ वो न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन की वोकेबलरी यूज कर रहा हूँ। बेसिकली ये मैथ्स का एक सब्जेक्ट है गाइस। ठीक है। तो अभी अभी आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि मैथमेटिक्स में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसको लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। तो उस सब्जेक्ट में ये एल्गोरिदम्स ही पढ़ाए जाते हैं जो आइटरेटिव टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है। जिनकी मदद से आप किसी भी फंक्शन के मिनिमा पे पहुंच सकते हो। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है। देयर आर न्यूमरस एल्गोरिदम्स लाइक दैट। ठीक है। तो बेसिकली उसी में से एक एल्गोरिदम हम मशीन लर्निंग में लगा रहे हैं यहाँ पे। तो मैथ्स ही है बेसिकली। ठीक है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सॉरी, यहाँ पे कई लोग शायद थोड़ा सा ऑफेंड हो सकते हैं।
बट ये कहना बिल्कुल गलत होगा, जैसे आजकल आप कहीं पे भी जाओ तो बेसिकली उन्होंने क्या कर रखा है कि मशीन लर्निंग को कंप्यूटर इंजीनियरिंग की एज अ स्पेशलाइजेशन बना दिया। ठीक है, दे हैव क्रिएटेड मशीन लर्निंग एज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, मशीन लर्निंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। पूरी जो जो एमएससी इन मैथ्स वाले लोग होते हैं, जो पीएचडी इन मैथ्स वाले लोग होते हैं, वो ये सब कर करा के बैठे हुए हैं, उनको सब कुछ पता है इसके अंदर क्या हो रहा है। वो हमारे लिए नई चीजें हैं क्योंकि हम इस चीज को मैथ्स के चश्मे से नहीं देख रहे। ठीक है, हम इसको कंप्यूटर साइंस के चश्मे से देख रहे हैं, बट दिस इज ऑल मैथ्स, नथिंग एल्स। ये सारी मैथ का डोमेन है पूरे का पूरा। तो मशीन लर्निंग डजंट बिलोंग्स टू एनी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, नो, इट बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें सब कुछ मैथ्स ही है और कुछ भी नहीं है। हाँ, कोड, उस मैथ्स को फिर हम जब कोड से लिखने लग जाते हैं, जब कोड आ जाता है उसके अंदर, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। बट इट इज नॉट अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज शेयरली मैथमेटिक्स। ठीक है, और मैथ्स का कोई भी भाई बहन नहीं है भाई, सारी चीजें मैथ से निकली। कंप्यूटर इंजीनियरिंग केम फ्रॉम मैथ, इलेक्ट्रॉनिक्स केम फ्रॉम मैथ, ठीक है, फिजिक्स केम फ्रॉम मैथ, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम मैथ। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए गाइस हम अपने उस सिनेरियो पे जा रहे हैं कि अगर हमने लर्निंग रेट ना यूज किया होता जिसको मशीन लर्निंग इंजीनियर जिसको लर्निंग रेट बोलता है, मैथ्स वाला आदमी उसको स्टेप साइज बोलता है। बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, तो गाइस अगर आप इमेजिन करिए कि अगर हमने लर्निंग रेट ना लिया होता, मतलब थोड़े समय के लिए अगर हम ओमिट कर दे एप्सिलॉन को, लर्निंग रेट को हम लेते ही नहीं है ग्रेडियंट डिसेंट में, और अगर हम चीजें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से निकाल रहे होते जैसे पहले निकाल रहे थे, तो क्या होता? तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर हमारा मिनिमम ओवरशूट होता। ठीक है, लेकिन गाइस आपको पता है कि मिनिमम ओवरशूट होने से क्या होगा? चलिए देखते हैं, एक दो स्टेप करके देखते हैं, आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि मिनिमम ओवरशूट होने से क्या होगा। ठीक है, तो भाई साहब, चलिए पहला स्टेप लेते हैं, देखते हैं अब क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो दो इक्वेशंस हमने लिखी हुई है, ये हमने लूप में चल रही है ये इक्वेशंस। इट्स एन आइटरेटिव एल्गोरिथम, तो ये मत भूल जाना कि लूप नहीं चल रहा है इसमें। लूप चल रहा है, लूप इज रनिंग, तो हम फर्स्ट टाइम हमारा आइटरेशन रन हुआ। और गाइस आपको पता है कि ये आंसर कितना आएगा? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -56। ठीक है, हमने निकाला था। ठीक है, डब्ल्यू इनिशियल कितना था गाइस? वो 1 था। ठीक है, तो 1 में से आपने -56 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 1 में से जब आपने -56 को सब्ट्रैक्ट किया तो गाइस हम कुछ ज्यादा ही आगे चले गए मिनिमा के। हमें जाना 8 पे था, लेकिन हम 8 पे भी नहीं गए, हम उसको और शूट कर गए। हम 8 के भी आगे चले गए। तो हमारा आंसर अब क्या आ रहा है? डब्ल्यू फाइनल, डब्ल्यू फाइनल आ रहा है गाइस 57। ठीक है, फिर आपने क्या किया? डब्ल्यू इनिशियल बराबर डब्ल्यू फाइनल, यानी कि अब आपका डब्ल्यू इनिशियल क्या हो गया? डब्ल्यू इनिशियल आपका 57 हो गया। ठीक है, अब लूप चल रहा है गाइस। फिर आप घूम करके वापस आए, तो अब आपका डब्ल्यू इनिशियल कितना हो गया? 57 हो गया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, डब्ल्यू इनिशियल आपका 57 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप यहाँ पे आ चुके हो, यू आर समवेयर हेयर। ठीक है, ये मुझे कर थोड़ा आगे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो गाइज ये 57 था। ठीक है, 57। ठीक है, समवेयर हेयर। ओके, और ये जो पॉइंट होगा आपका, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये क्या होगा गाइज? ये होगा 57 कॉमा f(57). ठीक है, तो गाइज f(57) क्या होगा? ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो आप। f(57) क्या होगा? w की जगह 57 रख दीजिए। 57 -8 का होल स्क्वायर इंटू 4। तो 4 इंटू 57 - 8 का होल स्क्वायर। तो गाइज आपका आंसर कितना आएगा? 57 - 8 कितना आ रहा है? 57 - 8 इज 48। ठीक है, सॉरी, 57 - 8 इज 49। ठीक है, तो 4 इंटू 49 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 49 का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस अब आपका आंसर कितना आएगा अगर हम कैलकुलेटर से निकालें? ठीक है, 4 इंटू 49 का स्क्वायर, तो 4, 49 का स्क्वायर, 49 इंटू 49। ठीक है, इंटू 4। ठीक है, इंटू 4। तो ये आ रहा है 9604। ठीक है, ओ भाई साहब, ये आ रहा है 9604 आ रहा है ये।
तो इसका मतलब हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा 57,9604। कैन यू इमेजिन कि जब आपने अपना एल्गोरिदम स्टार्ट किया था तो आप वाई एक्सिस पे कितनी ऊंचाई पे थे? आप 196 की ऊंचाई पे थे। लेकिन जब आपने अपना अपडेट रूल एक बार चलाया तो अब आप वाई एक्सिस पे कितनी ऊंचाई पे आ गए? भाई साहब 9604 की ऊंचाई पे आ गए। ठीक है, 9604 की ऊंचाई पे चले गए आप। यानी कि लास्ट टाइम आप जितनी ऊंचाई पे थे, ठीक है, आप एक बार अपडेट रूल चलाने पर उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर चले गए। ठीक है, आपको डिसेंड करना है, एसेंड नहीं करना है। ठीक है, आप एसेंड कर रहे हो, यानी कि आपको आना तो नीचे था, आपको वाई एक्सिस पे नीचे लैंड करना था, लेकिन आप नीचे जाने की बजाय और ऊपर चले गए। ठीक है, तो गाइस अब आप समझ रहे हो कि इससे क्या होगा। ठीक है, आप खुद सोचिए, आप एक आइडिया लगाइए। ठीक है, कि आप इमेजिन करिए कि आपने एक बॉल ली। ठीक है, आपके हाथ में एक बॉल है और आपने उसको पूरी एनर्जी लगा करके ऊपर फेंका। ठीक है, और उस बॉल ने जो हाइट अटेन करी वो थी 196 मीटर्स की हाइट। ठीक है, 196 मीटर्स की हाइट। ठीक है, वो बॉल जब नीचे आएगी, क्योंकि बॉल बॉल अगर 196 मीटर की हाइट पे थी तो उसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, जो कि हाइट की वजह से आती है। ठीक है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी जब बॉल वापस नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी बॉल की। ठीक है, जब वो टप्पा खाएगी जमीन से तो वो उतनी ऊपर नहीं जा पाएगी, यानी कि 196 मीटर की ऊंचाई पे वापस नहीं जा पाएगी, बट ठीक ठाक ऊंचाई पे जाएगी। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए कि सेकंड केस लेते हैं जिसमें आपके पास अगेन एक बॉल थी, लेकिन इस बार आपने उसको इतनी ऊपर फेंका कि वो 9604 मीटर की ऊंचाई पे चली गई, यानी कि अराउंड 9 किलोमीटर्स, 9 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे चली गई। अब जब वो बॉल वहां से वापस नीचे आएगी, तो जब वो जमीन से टकराएगी तो आप उसकी वेलोसिटी समझ सकते हो कि कितनी होगी, कितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी। तो यानी कि जब वो टप्पा खाएगी तो वो पहले वाले के कंपैरिजन में भी और ऊंचाई पे जाएगी। तो गाइस अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होने वाला है। यानी कि अब जब मैं इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी कि 5,9604 वाले पॉइंट पे जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा 57,9604 वाले पॉइंट पे। ठीक है, 57,9604 वाले पॉइंट पे जब मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करूंगा तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। हम जितनी ऊपर जाते जा रहे हैं ना, हमारे टेंजेंट की जो स्लोप है वो उतनी 90 डिग्री के पास आती चली जाएगी। ये तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा। तो गाइज अगर आप बिल्कुल पीछे वाला एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे यही हो रहा था। ठीक है, सेम थिंग वाज हैपनिंग कि आप जितना डिसेंड करते चले जा रहे हो आपके टेंजेंट की जो स्लोप है वो 90 डिग्री से और दूर होती चली जा रही है, और जितना आप ऊपर जाते जाओगे आपके टेंजेंट की स्लोप 90 डिग्री के और पास जाती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी गाइस आप इमेजिन करिए कि अभी हम लोग ऑलरेडी जब 196 मीटर की ऊंचाई पे थे तो हमारे टेंजेंट की स्लोप कितनी आ रही थी? -56 आ रही थी। अब हम दूसरी साइड है, मतलब पैराबोला की दूसरी साइड है हम, लेकिन हमारी जो ऊंचाई है वो कितनी हो चुकी है? वो 9604 हो चुकी है। इसका मतलब एक बात तो पक्की है गाइस कि हमारा इस केस में टेंजेंट की जो स्लोप आएगी, यानी कि इस केस में जो हम टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो 56 से तो बहुत बड़ी आएगी, क्योंकि अब आप और भी ऊंचाई पे हो, तो आपकी टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो तो 90 डिग्री के और भी ज्यादा पास होगी। तो 56 से तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, और आएगा पॉजिटिव, क्योंकि गाइज आपकी स्लोप अब ऐसी आएगी, वो ऐसी नहीं आएगी, ऐसी आएगी। तो जब ऐसी आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो एंगल आपका 90 डिग्री से कम होगा, होगा 90 डिग्री के पास लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। तो आपकी जो स्लोप आएगी वो और भी बड़ा नंबर आएगी, पॉजिटिव आएगी लेकिन और बड़ा नंबर आएगी। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कि हमारी स्लोप कितनी आती है। भाई साहब दिमाग खराब हो जाएगा, इसमें तो स्लोप पता नहीं कितना बड़ा नंबर आएगा। तो ये तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ रहा है? हमारा आंसर आएगा एफ प्राइम ऑफ 57। अगर हम निकालें तो हमारा आंसर कितना आएगा? हम एफ प्राइम ऑफ 57 क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि गाइस ये अपडेट रूल की वजह से निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा अपडेट रूल है, अपडेट रूल की वजह से निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखना ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा मत लिखो, इसको आप लिखो डेल डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू एफ ऑफ डब्ल्यू इनिशियल।
तो दोनों नोटेशन सही है, लेकिन ये नोटेशन ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट टाइम ये -56 आ रही थी, अब कितनी आएगी भाई साहब? तो चलिए देखते हैं। 8 × W - 8 हमारा डेरिवेटिव आ रहा है। तो गैस W कितना था? W था बेसिकली 56। तो 56 - 8। ठीक है, तो 56 - 8 इज 48 × 8। भाई साहब 48 × 8 दिमाग खराब कर देगा ये तो। 48 × 8, 48 × 8, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 8। ओ भाई साहब ये 384 आ रही है, यानी कि +384। ये आ रहा है प्लस का 384। ठीक है, और गाइज यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नहीं है, जो लर्निंग रेट है वो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपका डब्ल्यू इनिशियल कितना हो गया? 57। ठीक है, अब गाइज अगर आप ध्यान से देखिए तो हम आगे आ चुके हैं मिनिमम के। तो अब हमें कुछ ऐसा काम करना है कि हम निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि हमें उल्टे डायरेक्शन में जाना है। हमें तो मिनिमा की तरफ जाना है ना। हमें अब ऐसे जाना, बिकॉज अगर मिनिमा, हमारा मिनिमा तो बहुत पीछे रह गया था, तो हमें मिनिमा की तरफ आना है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि ये जो अपडेट रूल है, क्या ये हमें मिनिमा की तरफ खींच रहा है, क्या ये मिनिमा की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये +384 हो रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या है? एक माइनस साइन। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये लेके जा रहा है हमें निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि ये, तो अब आपको यहाँ से प्रूव हो गया कि वो जो हम, ये जो निगेटिव साइन बीच में लगा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये निगेटिव साइन ही हमें मिनिमा की तरफ खींचने में हेल्प कर रहा है। यानी कि अगर आप मिनिमा से पहले हो तो ये, यही निगेटिव साइन आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप पॉजिटिव एक्सिस एक्सिस के डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे। लेकिन अगर आप मिनिमा को ओवरशूट कर चुके हो तो यही निगेटिव साइन आपका निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपको लेकर के जाएगा, यानी कि मिनिमा की तरफ खींचेगा ये आपको। तो आप कहीं से भी चालू करो, ये खींचेगा आपको मिनिमा की तरफ भी, विच इज अ वेरी गुड थिंग। दिस हैज टू बी डन। ठीक है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि बेसिकली गड़बड़ ये हुई है कि अभी आप 57 - 384 कर रहे हो, तो अब आपका जो डब्ल्यू फाइनल है, अरे भाई साहब वो कितना आएगा? ठीक है, डब्ल्यू फाइनल 57 - 384, दिस इज -327। तो गाइस अब आप इमेजिन करिए कि ये जो आंसर आपका आ रहा है, जो एक जमाने में 57 आ रहा था, अभी आंसर आपका आ रहा है -327। तो इसका मतलब आपका जो W इनिशियल था वो कितना हो जाएगा? वो -327 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई साहब अब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? आप नीचे कभी आने ही नहीं वाले। ये बेसिकली आपको पहले यहाँ से यहाँ लेके गया आपके पैराबोला पे, यानी कि पहले आप कहाँ से कहाँ गए? पहले आप यहाँ से, सॉरी इसको थोड़ा मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन मुझे थोड़ी हटानी पड़ेगी। तो गाइस ग्रेडियंट डिसेंट आपको कहाँ से कहाँ लेके गया? ग्रेडियंट डिसेंट पहले आपको यहाँ से यहाँ पे लेके गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे लेके गया। ठीक है, अब ये आपको अगला स्टेप कहाँ से कहाँ लेके जाएगा? ये और ऊपर लेके जाएगा, ये ऐसे लेके जाएगा। यानी कि अब आप वापस उल्टे डायरेक्शन में आओगे और इधर जाओगे और भी ऊपर जाओगे। ठीक है, तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गाइस हम क्यों ओवरशूट नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर आपने ओवरशूट किया तो आप कभी भी नीचे मिनिमा पे डिसेंट नहीं करने वाले, आप एसेंड ही करते चले जाओगे, आप नीचे कभी डिसेंट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नॉट ओवरशूट मिनिमा। ठीक है, बट एक सेंटेंस में यहाँ पे और ऐड करूंगा, इन द केस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। बाकी सारे ऑप्टिमाइजर्स के केस में ये बात सच नहीं है गाइस। ठीक है, बाकी सारे ऑप्टिमाइजर जो हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम भी बताए थे कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को ही मॉडिफाई करके और भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स डेवलप किए गए हैं, जिसमें से एक है हमारा जिसको हम कहते हैं मोमेंटम अपडेट। ठीक है, दूसरा है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोमेंटम अपडेट, जिसको नेस्टेरोव मोमेंटम अपडेट भी बोला जाता है। तीसरा है एडाग्रेड। ठीक है, चौथा है आरएमएस प्रॉप। ठीक है, पांचवा है अडम। छठा है नडम। रडम।
छठा है रडम, ऐसे बहुत सारे डेवलप किए गए गाइस, ठीक है। तो इन सारे ऑप्टिमाइजर्स के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि मिनिमा ओवरशूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट आप बाकी के जो ऑप्टिमाइजर देखेंगे, जो अडम ऑप्टिमाइजर आप देखेंगे, तो उसमें गाइस आप नोटिस करेंगे कि हमारा एल्गोरिदम हल्का सा मिनिमा ओवरशूट करता है, लेकिन फिर वो कम होता चला जाता है। इसमें ऐसा नहीं है गाइस, इस ग्रेडियंट डिसेंट में अगर आप गलती से भी मिनिमा ओवरशूट कर गए तो आपका एल्गोरिदम कभी भी आपको नीचे मिनिमा पे नहीं ला पाएगा, वो हमेशा बाहर ही होता चलता चला जाएगा। यानी कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कन्वर्ज नहीं करेगा। कन्वर्ज करने का क्या मतलब होता है गाइस? कन्वर्ज करने का मतलब होता है आपका जो एल्गोरिदम है वो आपको और मिनिमा के पास नहीं ले जाता चला जाएगा, बल्कि मिनिमा से दूर होता चला जाएगा, डाइवर्ज करता चला जाएगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि वी शुड नॉट ओवरशूट द मिनिमम इन द केस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। बाकी सारे ऑप्टिमाइजर्स में ये बात सच नहीं है गाइस, क्योंकि बाकी सारे ऑप्टिमाइजर्स के काम करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि वो हल्का फुल्का मिनिमा को ओवरशूट करेंगे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे मिनिमा के और पास आते चले जाएंगे। यानी कि पहले स्टार्टिंग में हल्का सा वो डाइवर्ज करेंगे मिनिमा से, एंड देन स्लोली स्लोली दे विल कीप कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द मिनिमा। ग्रेडियंट डिसेंट में ऐसा नहीं है। ग्रेडियंट डिसेंट में अगर आप गलती से भी मिनिमा को ओवरशूट कर गए तो आप कन्वर्ज नहीं करने वाले, यानी कि मिनिमा के पास लेकर के नहीं आएगा आपको एल्गोरिदम, बल्कि वो मिनिमा से और दूर ही जाता चला जाएगा और डाइवर्ज करता चला जाएगा। तो कन्वर्जेंस आप कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, इन द केस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। So that is the reason why we don't want to overshoot the minima in the case of ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। हम हमेशा मिनिमा को पार नहीं करना चाहते, हम मिनिमा के पहले ही रहना चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे हम फाइनली कन्वर्ज कर जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हमने ओवर शूट किया तो हम डाइवर्ज कर जाएंगे, ठीक है। वी विल नेवर बी एबल टू हिट द मिनिमम, ठीक है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे हमें एक एप्सिलॉन की जरूरत पड़ती है, एक स्टेप साइज की जरूरत पड़ती है, एक लर्निंग रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक लर्निंग रेट की जरूरत पड़ती है यहाँ पे हमें, ठीक है। दैट इज द प्राइम रीजन ऑफ द लर्निंग रेट, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन ये राइज होता है, सेकंड क्वेश्चन, कि इसको रोकेंगे कैसे, ठीक है। हाउ वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो अब कन्वर्ज कर गया है, और अगर कन्वर्ज कर गया है तो अब लूप चलाने की और जरूरत नहीं है, स्टॉप हो जाओ, हो गया आपका काम। तो गाइस उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया होगा क्लोज एनफ टू द मिनिमम वाला क्राइटेरिया, सॉरी, क्लोज एनफ टू द मिनिमा वाला क्राइटेरिया, ठीक है। या फिर इनफैक्ट मुझे मिनिमा नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, मुझे वर्ड यूज करना चाहिए क्लोज एनफ टू द मिनिमम, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता चुका हूं कि मिनिमा और मिनिमम में क्या डिफरेंस होता है। मिनिमा आपके एक्स एक्सिस के वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसपे आपके फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आ रही होती है, और फंक्शन की जो सबसे कम वैल्यू होती है उसको मिनिमम बोला जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया यूज करेंगे गाइस अपने इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए, वो क्राइटेरिया होगा क्लोज एनफ टू द मिनिमम वाला क्राइटेरिया, क्लोज एनफ टू द मिनिमम वाला क्राइटेरिया। तो अब आप मेरे से पूछेंगे सर कैसे, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं कि कैसे, ठीक है। मैं इसको समझाने के लिए वही पुराना एग्जांपल आपके सामने लेकर के आऊंगा जो मैंने ड्राइंग आपको पहले बना करके दिखाई थी। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। जब हम ऊपर इस पॉइंट पे थे, ठीक है, जब हम ऊपर इस पॉइंट पे थे, जब हम यहाँ पे थे, तो गाइज यहाँ पे हमारा जो W इनिशियल आ रहा था, FW इनिशियल, यानी कि वाई एक्सिस पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही थी, ये कुछ नंबर आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब हम नीचे गए, तो गाइज जब हम ग्रीन वाले पॉइंट पे आए, यानी कि जब हम इस पे आए, यहाँ पे आए, तो यहाँ पे भी फंक्शन का एक आंसर आ रहा होगा जिसको हम FW इनिशियल बोल रहे थे, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखिए अच्छा खासा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, यानी कि अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये अच्छी खासी हाइट आ रही है, जो बीच का एरो से मैंने रिप्रेजेंट करी है, ये एक अच्छी खासी हाइट आ रही है, ठीक है। लेकिन गाइस अगर हम, अब आप सोचिए कि अगर मैं मिनिमा के और पास चला जाता हूँ, ठीक है, यानी कि इमेजिन करिए अगर इस बीच में एक और पॉइंट ऐसा होता जो मिनिमा के पास होता, लेट्स से दिस पॉइंट, ठीक है, लेट्स से एक और पॉइंट था यहाँ पे, यानी कि लूप चलाते चलाते मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, पर्पल वाले पॉइंट पे पहुंच गया। अब गाइस अगर इस पे मैं मान लीजिए अपनी टेंजेंट बनाता, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ यहाँ से,
नहीं तो डायग्राम क्या होगा, क्लटर हो जाएगा। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। ठीक है, रैंडम इनिशियल वेट शुड ऑलवेज बी लेस देन मिनिमम। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है किंगशुक। आप ऐसा जीएलएम्स के केस में कह सकते हो। ठीक है, ये जो बात आप मेरे से कह रहे हो, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो बात आप मेरे से कह रहे हो, ये जनरलाइज लीनियर मॉडल्स के केस में तो सच है। यानी कि आपको रैंडम इनिशियल जो वेट्स की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, जो आप इनिशियल वैल्यूज लोगे, वो कोशिश करके आपको ऐसी ही लेनी पड़ेंगी जो कि आपके मिनिमा से कम हो। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स के केस में ये बात सच नहीं है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स के केस में हमारे पास इतने सारे वेट होंगे ना कि हम उसका ग्राफ बना ही नहीं पाएंगे। कि वो ग्राफ कितने डायमेंशन में बन रहा होगा, वो हमको भी नहीं पता कितने डायमेंशन में बन रहा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम कुछ स्मार्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। वी फॉलो सम स्मार्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजीज, यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स के केस में जो पाइटॉर्च के अंदर हम जो लेयर्स बनाते हैं, जो लीनियर लेयर्स बनाते हैं, उनके अंदर हम कुछ स्मार्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि जेवियर इनिशियलाइजेशन, ग्लोरॉट इनिशियलाइजेशन, ही इनिशियलाइजेशन, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज बनी हुई है जो पायटॉर्च की लाइब्रेरी के अंदर, जिसका कोड पहले से ही लिखा हुआ है, जो आपके लिए ऑलरेडी वेट्स को अच्छी रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज करवा देंगी। हमें उसकी मैथ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे से कभी आगे पूछोगे तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, कैन दो स्मार्ट इनिशियलाइजेशन बी यूज फॉर जीएलएम्स और इज रिकमेंडेड? हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हो करण, कि आप उन स्मार्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजीज को जीएलएम्स के केस में भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज देम इन द केस ऑफ जीएलएम, बट ये एक रिकमेंडेशन है कि आप तभी यूज करो जब आपके इनपुट फीचर की संख्या बहुत ज्यादा हो, यानी क्योंकि वेट्स आपके फिर उतने ज्यादा होंगे। तो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो स्मार्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजीज हैं वेट्स की रैंडम इनिशियल वैल्यूज को देने के लिए, वो आप तब यूज करिए जब आपके वेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके वेट्स की संख्या बहुत कम है और आपको पता है कि मैं जीएलएम यूज कर रहा हूं, मैं जनरलाइज लीनियर मॉडल का केस यूज कर रहा हूं, देन यू कैन स्टार्ट विद अ जीरो ऑल्सो। आप वेट्स को जीरो से भी इनिशियलाइज करवा सकते हो। बट अगर आपके वेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप उन स्मार्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजीज का यूज करो, जिसमें जो कि बेसिकली कुछ नाम जिनको दिए गए हैं, जैसे कि ग्लोरॉट इनिशियलाइजेशन, जिसको जेवियर इनिशियलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो देर इज अ ग्लोरॉट नॉर्मल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, देर इज अ ही इनिशियलाइजेशन। ठीक है, वो भी ही नॉर्मल होती है, लेकिन वो एक स्पेशल केस के लिए यूज करी जाती है, तो अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बट आई विल टॉक अबाउट दैम कि वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज कराने के लिए भी लोगों ने स्ट्रेटजीज बना के रखी हुई है। कि ऐसा नहीं कि गाजर मूली की तरह कोई भी रैंडम वैल्यू आपने ले ली और आप ग्रेडियंट डिसेंट चलाना चालू कर दिया आपने। ऐसा नहीं होता। देर आर सम स्पेशल स्ट्रेटजीज देयर विच वी हैव टू यूज। ठीक है, बट मेक श्योर दैट यू यूज देम इफ यू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेट्स। ठीक है, अगर आप जीएलएम यूज कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके वेट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू यूज सच काइंड ऑफ स्मार्ट इनिशियलाइजेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये कहाँ से आई, इनका क्या पर्पस है, ये कैसे लोगों ने सोचा कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछोगे तो ही मैं बताऊंगा, क्योंकि गाइज ये एक ऐसी चीज है जो कोडिंग में इतनी कॉमन हो गई है ना कि कोई इसके बारे में सोचता भी नहीं है। मतलब समथिंग लाइक अ सबकॉन्शियस ऑफ एआई बन चुकी है ये चीज, की सबकॉन्शियसली लोग एआई में ये स्मार्ट स्ट्रेटजीज नॉर्मल तरीके में यूज कर रहे हैं। नो बडी इज बॉदर्ड कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। बट अगर आप कभी पूछोगे मेरे से तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं इस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर एम्बेड है अभी ये चीज। मतलब ये तो होनी ही होनी है, नहीं भी करोगे तो भी होगी अपने आप। ऐसा हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो गाइस अब आप सोचिए कि अब मैं ग्रेडियंट डिसेंट लगाते लगाते मैं पर्पल वाले पॉइंट पे आ गया। तो पर्पल वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाई मैंने, तो ये मेरी पर्पल वाले पॉइंट की टेंजेंट है। ठीक है, और अगर गाइस पर्पल वाले पॉइंट से अगर मैं एक डॉटेड लाइन खींचूं, ठीक है, ओके, पर्पल वाले पॉइंट से अगर मैं एक डॉटेड लाइन खींचूं, ठीक है, और गाइस क्योंकि अब मेरा ये जो पॉइंट हो जाएगा ये डब्ल्यू इनिशियल हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि मेरा इनिशियल गेस तो बदलता जाता है ना। तो अब मेरा जो इनिशियल गेस हो जाएगा, जो अपडेटेड इनिशियल गेस हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी अपडेटेड इनिशियल गेस, यानी कि डब्ल्यू इनिशियल। ठीक है, डब्ल्यू इनिशियल ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहले डब्ल्यू इनिशियल और डब्ल्यू फाइनल के बीच में देखिए कितना डिस्टेंस था। जो वर्टिकल डिस्टेंस आप देख रहे हो वो कितना ज्यादा था। अब दो कॉन्जिक्यूटिव फंक्शन की वैल्यूज के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस आप देखिए कितना कम हो गया। ठीक है, पहले इतना ज्यादा था, अब इतना रह गया बस। पहले बहुत ज्यादा था। पहले रेड और ग्रीन वाले पहले रेड और ग्रीन वाले पॉइंट से मैंने जो वर्टिकल फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करी है, यानी कि एफ ऑफ डब्ल्यू इनिशियल, एफ ऑफ डब्ल्यू फाइनल, उनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। ये देखिए इतना अच्छा खासा डिस्टेंस है। लेकिन फिर अगेन दो कॉन्जिक्यूटिव फंक्शन के बीच की वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया। अब गए जैसे जैसे आप और नीचे जाते चले जाओगे, तो फंक्शन की दो वैल्यूज के बीच का जो डिस्टेंस है वो और घट जाएगा, और भी कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गैस कभी भी इन दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं होगा। और आपको अच्छे से पता है कि ये जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मिनिमा पे कभी हम पहुंचेंगे ही नहीं, हम मिनिमा के और पास जाते चले जाएंगे, बट वी विल बी नेवर बी एबल टू रीच द मिनिमा। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन की दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, जिसमें जिसमें से एक आपने डब्ल्यू इनिशियल में निकाली होगी और एक आपने डब्ल्यू फाइनल में निकाली होगी, इन दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होता चला जाएगा, जैसे जैसे आप मिनिमा के पास जाते चले जाओ। धीरे धीरे वो और कम होता चला जाएगा, और कम होता चला जाएगा। लेकिन गाइस ये डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 10 की पावर -4। तो हम कहेंगे कि अगर मेरे फंक्शन की दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, यानी कि एक जो मैंने डब्ल्यू इनिशियल में निकाली है और एक मैंने जो डब्ल्यू फाइनल पे निकाली है, तो मेरे फंक्शन की इन दो वेट्स की वैल्यूज पे निकाली गई वैल्यूज के बीच का डिफरेंस, यानी कि एफ ऑफ डब्ल्यू इनिशियल एंड एफ ऑफ डब्ल्यू फाइनल, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस इस नंबर से भी कम हो जाता है, ये नेग्लिजिबल मान रहा हूं मैं, ये क्लोज एनफ मान। ठीक है, तो 10 की पावर -4 को मैं क्लोज एनफ कह रहा हूं। तो अगर इस क्लोज एनफ के क्राइटेरिया से भी और क्लोज हो जाता है, और भी पास आ जाती है मेरे फंक्शन की दो वैल्यूज, तो मैं कहूंगा भाई साहब आप मिनिमा पे पहुंच गए, अब और ज्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, यानी कि और आगे अब मुझे लूप चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइज ये जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, वी कॉल दिस नंबर एज टॉलरेंस, इसको टॉलरेंस बोला जाता है। ठीक है, ओके, सो हाँ, एंड दैट इज व्हाई वी शुड नॉट टेक टू लो लर्निंग रेट। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मीर, कि अगर आपने अपना लर्निंग रेट बहुत छोटा ले लिया तो फिर क्या होगा कि वो बहुत रेंग रेंग के नीचे जाएगा। यानी कि द लेसर योर लर्निंग रेट इज, द स्मॉलर योर स्टेप साइज इज, यानी कि आपका जो एल्गोरिथम है वो एक बार एक जो स्टेप लेगा डब्ल्यू इनिशियल से डब्ल्यू फाइनल की तरफ, वो फिर बहुत छोटा हो जाएगा। पहले वो स्टेप बहुत बड़ा था, यानी कि 56 का स्टेप ले लिया था उसने, तो वो ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो ज्यादा बड़ा होने से क्या हुआ कि हम मिनिमा को ओवरशूट कर रहे थे। लेकिन अब पता चला कि आपने स्ट्रेस में आकर के लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत कम कर दी। हमने कितनी ली थी, 10 की पावर -1 ली थी, लेकिन आप इतना घबरा गए कि आपने बोला कि नहीं नहीं भाई मैं 10 की पावर -1 नहीं लूंगा, हो सकता है अभी भी जाता हूँ, मैं 10 की पावर -3 लूंगा। तो आपने उसको जरूरत से फिर ज्यादा ही कम कर दिया। पहले वो कुछ ज्यादा ही बड़ा स्टेप ले रहा था, वो कुछ ज्यादा ही छोटा स्टेप लेने लग जाएगा। तो अगर वो कुछ ज्यादा ही छोटा स्टेप लेगा तो फिर उस केस में तो आप बिल्कुल रैंक रैंक के नीचे बढ़ोगे, मतलब आपको तो पता नहीं कितना सारा लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब आप एक आइट्रेशन चलाते हो तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ऐसे तो पता नहीं फिर आपको कितनी लाखों करोड़ों आइट्रेशन चलानी पड़ेगी तब जाकर के वो मिनिमा के पास पहुंचेगा। तो ये भी अब एक चीज है कि आप जरूरत से ज्यादा कम लर्निंग रेट भी नहीं ले सकते, और जरूरत से ज्यादा बड़ा लर्निंग रेट भी नहीं ले सकते। जरूरत से ज्यादा बड़ा लर्निंग रेट लोगे तो मिनिमा को ओवरशूट कर जाएगा, जरूरत से कम लर्निंग रेट लोगे तो उसकी कन्वर्जन स्पीड कम हो जाएगी।
यानी कन्वर्ज फिर वो धीरे धीरे करेगा, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे करेगा, मिनिमा के पास जाएगा लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा वो। तो अगर आपने लर्निंग रेट को बहुत कम कर दिया तो आपकी कन्वर्जन स्पीड घट जाएगी। अगर आपने लर्निंग रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मिनिमा को ओवरशूट कर जाएगा। तो बेसिकली आपको एक एक सेंटर में वैल्यू लेकर के चलनी है। तो मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि ये वैल्यूज आप फिर चूज कैसे करोगे, हाउ यू विल चूज द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ योर लर्निंग रेट। क्योंकि लर्निंग रेट तो सर आपने बोला कि 0 से 1 के बीच में तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब 0 से 1 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो मैं वो वैल्यू लूंगा कैसे? तो अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा गाइस कि लर्निंग रेट की वैल्यू फिर कैसे ली जाती है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो गाइस कि एक और चीज हमारे साथ यहाँ पिक्चर में आ गई है, जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। वी कॉल इट टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होती है गाइस? टॉलरेंस का मतलब होता है क्लोज एनफ का क्राइटेरिया, कि भाई आप कितना क्लोज, कितनी छोटी वैल्यू को आप क्लोज एनफ मानोगे। यानी कि फंक्शन की दो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना छोटा होना चाहिए कि आप उसको क्लोज एनफ मानोगे। तो अभी यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या ले रखी है, 10 की पावर -4 ले रखी है। यानी कि फंक्शन की एक डब्ल्यू इनिशियल पे जब मैं वैल्यू निकालूंगा और एक जो डब्ल्यू फाइनल पे मैं जो वैल्यू निकालूंगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना छोटा होना चाहिए कि मैं उसको क्लोज एनफ मानूंगा। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 10 की पावर -4 के बराबर हो जाता है या उससे भी छोटा हो जाता है, तो मैं कहूंगा कि भाई हम मिनिमा पे पहुंच चुके हैं, फंक्शन की वैल्यू क्लोज एनफ आ गई है, अब इससे नीचे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ब्रेक कर जाओ भाई साहब। ठीक है। तो इस हाइपर पैरामीटर को बोला जाता है टॉलरेंस। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। इसको टीओएल से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। टीओएल, टीओएल मतलब टॉलरेंस। ठीक है। तो ये भी एक हम हाइपर पैरामीटर है जो लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम क्लोज एनफ आ चुके हैं। ठीक है। तो गाइज अब आपको पता है कि ये भी आप चेंज कर करके देख सकते हो। आप इसकी वैल्यू 10 की पावर -3 भी ले सकते हो, आप इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 भी ले सकते हो, आप इसकी वैल्यू 10 की पावर -1 भी ले सकते हो। तो अब गाइज आपको पता है कि टॉलरेंस बढ़ाने से क्या होगा और टॉलरेंस घटाने से क्या होगा। अगर आपने टॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दी, जैसे मान लीजिए आपने टॉलरेंस कर दी 1, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका आपका जो एल्गोरिदम है वो जैसे ही 7 पे पहुंचेगा, यानी कि डब्ल्यू फाइनल इक्वल टू 7 पे पहुंचेगा, तो हमारा एक्चुअल मिनिमा कितना था गाइस? ठीक है। 7 तो नहीं कहना चाहिए मेरे को, क्योंकि यहाँ हम वेट्स के बीच का डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, हम फंक्शन की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है। तो गाइस ऐसे में क्या होगा कि जैसे ही आप एक ऐसी डब्ल्यू की वैल्यू पे पहुंचोगे जहां पे फंक्शन की वैल्यू जब आप डब्ल्यू इनिशियल पे निकालोगे और डब्ल्यू फाइनल पे निकालोगे, और अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 1 से कम आ रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे भाई हो गया, बस मिनिमा पे पहुंच गया मैं। ठीक है। लेकिन गाइज 1 का डिफरेंस तो अच्छा खासा होता है भाई। आपके फंक्शन की वैल्यू मान लो डब्ल्यू इनिशियल पे आ रही है 17.96, ठीक है, और डब्ल्यू फाइनल पे कितनी आ रही है? डब्ल्यू फाइनल पे आ रही है 16.96। ठीक है। तो ऐसे में आपने क्या बोला? आपने बोला हाँ मैं 16.96 पे पहुंच गया, अब ब्रेक कर दो। क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है, और आपने टॉलरेंस कितनी ले रखी है? 1 ले रखी है। तो 1 या 1 से छोटा आ जाए तो आप ब्रेक कर जाओगे। लेकिन गैस 1 का डिफरेंस सिग्निफिकेंट होता है, तो इसका मतलब अभी भी आप और आगे जा सकते थे, ये मिनिमम और नीचे जा सकता था। यानी कि मेरे फंक्शन की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू जो है, वो 16.96 से भी नीचे जा सकती थी। दैट कुड हैव हैपेंड। लेकिन वो गए नहीं ना। आप क्यों नहीं गए? क्योंकि आपने टॉलरेंस की वैल्यू बहुत हाई करके रखी हुई थी। तो इसका मतलब है गाइस कि अगर आप टॉलरेंस की वैल्यू बहुत छोटी कर दोगे तो आपका जो एल्गोरिदम है ना वो पूरी खून की आखिरी बूंद लगा देगा मिनिमा तक जाने के लिए, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे ले जाता चला जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर फॉर ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। तो टॉलरेंस को बढ़ाने से क्या होगा? टॉलरेंस को बढ़ाने से बहुत ही कोर्स किस्म का कन्वर्जेंस अचीव करेगा आपका एल्गोरिदम। मतलब 8 के आसपास, 7.5 अचीव कर लेगा, 7.25 अचीव कर लेगा। ठीक है। बट 7.99999999 अचीव नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने इसी टॉलरेंस की वैल्यू को 10 की पावर -4 कर दिया, तो फिर तो भाई साहब ये 7.999999 अचीव करके ही मानेगा। यानी कि 8 के बिल्कुल पास ले जाकर ही मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा वो। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई टॉलरेंस से क्या होता है। टॉलरेंस अगर आपने बढ़ा दी
तो 7.25 पे रुक जाएगा, या 7.5 पे रुक जाएगा, या 7.6 पे रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने टॉलरेंस को बहुत घटा दिया तो फिर ये 7.99999999 पे जाके ही रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा ये, ठीक है। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टॉलरेंस एंड लर्निंग रेट, ठीक है। लर्निंग रेट घटाने या बढ़ाने से आपकी कन्वर्जेंस स्पीड पे असर पड़ता है, यानी कि एक स्टेप आपका जो एल्गोरिदम लेगा इनिशियल गेस से फाइनल गेस की तरफ जाने के लिए, उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। और टॉलरेंस का बेसिकली किस चीज से फर्क पड़ता है, कि आप मिनिमा के आसपास हो, लेकिन अब आप ये डिसाइड करो कि आप मिनिमा के और कितनी पास जाना चाहते हो। जैसे मिनिमा आपका 8 है, लेकिन आप 8 के पास तो पहुंच गए, ठीक है। तो 8 के पास आप पहुंच गए अपनी लर्निंग रेट की मदद से, ठीक है। अब वो 8 के पास आप कितनी तेजी से पहुंचते हो, दैट विल बी डिफाइंड बाय योर लर्निंग रेट। तो अगर आपने लर्निंग रेट की वैल्यू बहुत कम कर दी, तो हो सकता है कि आपको 10 लाख का लूप चलाना पड़े और तब जाकर के आप 7.5 पे पहुंचो या 8 के पास पहुंचो। लेकिन अगर आपने लर्निंग रेट की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी, तो पता चला आपका एल्गोरिदम डाइवर्ज कर गया, उसको कन्वर्ट करना कन्वर्स था, मिनिमा के पास आना था, वो मिनिमा से और दूर जाता जा रहा है, वो कन्वर्ज कर गया, और शूट कर गया। लेकिन अगर आपने लर्निंग रेट की सही वैल्यू चूज करी है, तो वही लूप जो 10 लाख चलने के बाद आपको 8 के पास लेके आ रहा था, वही सेम लूप हो सकता है सिर्फ 5,000 चलने के बाद आपको 8 के आसपास लेकर के आ जाए। यानी कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कम हो जाएंगे आपके, जल्दी पहुंचोगे आप मिनिमा के पास। अब मिनिमा के पास तो पहुंच गए, लेकिन टॉलरेंस से अब ये डिफाइन होगा कि मिनिमा के और कितना पास आप जाना चाहते हो। तो इसका मतलब आप 8 के पास तो आ चुके हो, यू हैव रीच्ड एट अराउंड 7.6। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इस 7.6 से सेटिस्फाइड हो। आप 8 पे तो पहुंचे नहीं, आपने बोला हाँ ठीक है ना यार, पहुंच गए 7.6 पे, ठीक है अब इसी को मिनिमम मान लेता हूं मैं। तो अगर आपने टॉलरेंस की वैल्यू बहुत बढ़ा दी, जैसे मान लो आपने 10 की पावर 1 कर दी, सॉरी 10 की पावर -1 कर दी, तो फिर आपका एल्गोरिदम क्या करेगा, वो 7.6 7.7 पे ही रुक जाएगा। मतलब 8 के बहुत बहुत ज्यादा और पास जाने की कोशिश नहीं करेगा, और ताकत नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आपने टॉलरेंस की वैल्यू घटा दी, कुछ ज्यादा ही घटा दी, तो पता चला उसके लिए 7.999999 भी कम पड़ रहा है, वो कह रहा है मैं तो और पास जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे में फिर आपका लूप चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो गाइज अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने टॉलरेंस की वैल्यू जरा से ज्यादा कम कर दी, तो लर्निंग रेट की अच्छी वैल्यू लेने का भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि लूप तो फिर भी चलेगा। यानी कि अच्छा लर्निंग रेट ट्रे करके भले ही आप 8 के पास पहुंच चुके हो, लेकिन आपने टॉलरेंस की वैल्यू इतनी कम कर दी है कि उस वो बेचारा 7.98 पे पहुंचने के बावजूद भी उसको लग रहा है कि अरे यार इट्स नॉट वेल एनफ, मुझे और आगे जाना चाहिए। तो आपका लूप फिर भी चलता रहेगा। तो इसका मतलब जो अच्छी लर्निंग रेट की वैल्यू आपने इतनी मुश्किल से निकाली थी, उसका सारा पर्पस बेसिकली अंडरमाइन हो जाएगा, बेकार हो जाएगा सब, आपने अच्छी खासी मेहनत पे पानी फेर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपने टॉलरेंस और लर्निंग रेट की वैल्यू सही रखी, तो भाई साहब फिर तो मजा ही आ जाएगा। यानी कम नंबर ऑफ हाइड्रेशन में आप बिल्कुल धड़ाक से सीधा मिनिमा पे पहुंच जाओगे। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। तो गाइज अब मैं बेसिकली क्या करने जा रहा हूं कि मैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट का जो मेरा फॉर लूप था, उसके अंदर मैं कंडीशन ऐड करने जा रहा हूं। और वो कंडीशन क्या है गाइज, वो कंडीशन मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन। तो आई विल नाउ ऐड द कंडीशन हियर, ठीक है। आई विल ऐड द कंडीशन हियर, ठीक है। तो इफ, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू फाइनल, ठीक है, माइनस एफ ऑफ डब्ल्यू इनिशियल, ठीक है, और दोनों के बीच की एब्सोल्यूट वैल्यू, ताकि हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आए, ठीक है। अगर ये टीओएल से कम हो जाता है, टॉलरेंस से कम हो जाता है, तो गाइस टीओएल ऊपर हम एक और हाइपर पैरामीटर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम टी ओ एल ले लेते हैं हाइपर पैरामीटर। तो टी ओ एल इक्वल्स टू 10 की पावर -3 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू, जिसमें से एक वैल्यू हमने डब्ल्यू इनिशियल पे निकाली होगी और दूसरी वैल्यू हमने डब्ल्यू फाइनल पे निकाली होगी, अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो अगर टॉलरेंस से भी कम हो जाती है, यानी कि जो क्लोज एनफ का क्राइटेरिया है उससे भी ज्यादा क्लोज हो जाती है,
या बराबर हो जाती है, तो हम क्या करेंगे गाइज, हम ब्रेक कर जाएंगे, विल ब्रेक आउट ऑफ द लूप। यानी कि हमारा जो इनफाइनाइट लूप चल रहा था वो वहीं रुक जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो काम कर रहे थे वो करना जारी रखेंगे। यानी कि बेसिकली द थिंग इज दैट, हमें छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। तो W फाइनल इक्वल्स टू W इनिशियल माइनस, ठीक है, एप्सिलॉन टाइम्स, ठीक है, एप्सिलॉन टाइम्स डेल W एफ ऑफ W इनिशियल, ठीक है, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f of W initial minus f of W final is less than or equal to tolerance, तो हम ब्रेक कर जाएंगे। अदरवाइज चीजें जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी, यानी कि W इनिशियल इक्वल्स टू W फाइनल। दैट्स इट। तो गाइज ये है आपका कंप्लीट ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। यही यूज होता है जनरेटिव एआई में। यानी कि जनरेटिव एआई में एलएलएम्स को ट्रेन कराने के लिए इसी का एक हल्का फुल्का मॉडिफाइड वर्जन यूज होता है, जो कि एक दूसरा ऑप्टिमाइजर बन जाता है, जैसे कि अडम, जैसे कि आरएमएस प्रॉप, या फिर एसजीडी। ठीक है, ये है आपका एसजीडी। यानी कि पाई टॉर्च के अंदर जो आप एसजीडी यूज करते हो, तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पहले यहाँ पे। लेट मी शो यू है। ठीक है, तो टॉर्च डॉट ऑप्टिम डॉट एसजीडी, ठीक है, ये देखिएगा साहब, ये आपका ग्रेडियंट डिसेंट। तो पाई टॉर्च के अंदर जो आप एस जो ग्रेडियंट डिसेंट यूज यूज करते हो उसको ऐसे कॉल किया जाता है पाई टॉर्च के अंदर, टॉर्च डॉट ऑप्टिम डॉट एस जी डी। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लर्निंग रेट इन्होंने कितना लेके रखा हुआ है, 10⁻³ लेके रखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे लर्निंग रेट की वैल्यू है वो 10⁻³ है। आप इस वैल्यू को बदल भी सकते हो, यू कैन मेक इट टू 10⁻², -1, जो भी रंग लेना चाहो आप ले सकते हो। और गाइस देखिए, अगर इसी के अंदर आप नेस्टेरोव को ट्रू कर देंगे, यानी कि इफ यू मेक नेस्टेरोव इक्वल टू ट्रू, तो आपका यही एसजीडी एल्गोरिदम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोमेंटम अपडेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि नेस्टेरोव मोमेंटम अपडेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, while we are not checking previous function value to stop the loop, like if value increase then it will stop। ठीक है, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है किंगशुक, कि हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी आप बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे ना भाई। मैंने आपसे क्या बोला कि यही एल्गोरिदम हम नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस में भी यूज करेंगे। तो नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में तो पता चला आप नीचे गए फिर वापस ऊपर आ गए, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था कि नॉन कॉन्वेक्स फंक्शंस में बहुत सारे लोकल मिनिमाज होते हैं और एक ग्लोबल मिनिमा होता है। तो आपको कैसे पता कि जो फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू आपने अचीव करी है वो सही में सबसे लोएस्ट है। हो सकता है इससे भी नीचे कुछ हो, हम नहीं जानते ना अभी। हो सकता है उस फंक्शन में कहीं आगे जाकर के बहुत ही लोएस्ट वैल्यू, वी डोंट से, वी डोंट नो एनीथिंग। तो इन दैट केस हमें बेसिकली, इसीलिए हम ये कंडीशन चेक नहीं करा रहे कि वैल्यू जो है सबसे कम आ रही है तो स्टॉप हो जाओ। हम हमें पता ही नहीं ना भाई इसके आगे क्या वैल्यू आ रही है, हम नहीं जानते। तो हमें कंडीशन लगानी पड़ती है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मोमेंटम भी ले रखा है, ठीक है, फिर नेस्ट्रोव भी ले रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारा बेसिकली एसजीडी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और कमाल की बात है, बस आपको ये एक लाइन कॉल करानी, ये जो अंदर वाला सारा कैलकुलेशन है ना, ये लाइन अपने आप कर देगी। हमें कुछ भी नहीं करना, ये अंदर वाला सारा कैलकुलेशन ये लाइन खुद ही कर रही है। ये जो ऑप्टिम डॉट एस जी डी वाला जो कॉल आप कराओगे,
ये अंदर का जितना भी अपडेट रूल है, ये वाइल के अंदर की जितनी भी कैलकुलेशन है, ये सारी कैलकुलेशन टॉर्च डॉट ऑप्टिम डॉट एसजीडी सब अपने आप कर रहा है। हमको कुछ नहीं करना है, मतलब सब तो नहीं कर रहा, बट आई वुड से कि ये वाला काम कर रहा है, तो सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, तो टॉर्च डॉट ऑप्टिम डॉट एसजीडी बेसिकली क्या कर रहा है, सॉरी गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी इमोशनल हो जाता है आदमी बताते बताते। तो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि टॉर्च डॉट ऑप्टिक डॉट एस जी डी क्या कैलकुलेट करता है। तो टॉर्च डॉट ऑप्टिक डॉट एस जी डी ये चीज कैलकुलेट करता है, इट कैलकुलेट्स दिस। ठीक है, तो ये कैलकुलेट होता है टॉर्च डॉट ऑप्टिक डॉट एस जी डी, दिस गेट्स कैलकुलेटेड। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक स्टेप और होता है जिसको डॉट स्टेप ही बोलते हैं। ठीक है, तो डॉट स्टेप वाली लाइन लिखने से क्या होता है, ये पूरी लाइन चल जाती है। ठीक है, तो डॉट स्टेप लिखने से पूरी लाइन रन हो जाती है पाइटॉर्च के अंदर, अपने आप हो जाती है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इट डज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग रहा होगा कि चीजें किस तरीके से होती है। मैं अब आपको कोड लिख करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो गाइस। ठीक है, दिस इज व्हाट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम इज। ठीक है, चलिए अब हम बेसिकली गाइस इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, W इनिशियल इक्वल टू W फाइनल। ठीक है, तो आई गेस आप लोग अब रेडी हो। ठीक है, मुझे आप लोगों को और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमने ये पढ़ लिया है कि भाई हम एक लॉस फंक्शन बनाने वाले हैं, और उस लॉस फंक्शन के अंदर हम एक बेसिकली हम क्या करने वाले हैं गाइस, हम एक लॉस फंक्शन बनाएंगे जो हमारा निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन होगा। उस निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को हम पाई टॉर्च से मिनिमाइज करेंगे, पाई टॉर्च। ठीक है, मैं स्क्रैच से कोड नहीं करने वाला। अगर आप मेरे से चाहते हो कि मैं स्क्रैच से कोड करके दिखाऊं, तो मैं स्क्रैच से भी आपको कोड करके दिखा सकता हूँ, बट वो हमारे लिए इतनी काम की चीज नहीं है। मतलब मैं बिना पाईटॉर्च के, बिना साइकिट लर्न के, सिर्फ पैंडास नमपाई का यूज करके पूरा एल्गोरिथम आप लोगों को इम्प्लीमेंट करके दिखा सकता हूँ कि निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, फिर उसके डेरिवेटिव्स कैसे निकलेंगे, फिर वो डेरिवेटिव्स लेकर के हम ग्रेडियंट डिसेंट में लगाएंगे। वो पूरा पाइथन कोड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता उसकी अभी कोई एज सच जरूरत है। हाँ, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो जरूर करूंगा मैं, लेकिन बट इन अ फ्री टाइम का। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो नॉर्मल कोर्स के अंदर करी जाए, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे एक एक डेरिवेटिव आपको हाथों से कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, और फिर उस डेरिवेटिव की पूरी इक्वेशन हमें एक फंक्शन की फॉर्म में पाइथन के अंदर डालनी पड़ेगी। दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क, और वो कहीं काम भी नहीं आएगा guys आपके जनरेटिव एआई में। ठीक है, तो आप तो बस पाई टॉर्च लर्न करो कि पाई टॉर्च से ये काम कैसे होगा, क्योंकि ज्यादातर जो एलएलएम ट्रेन होते हैं वो पाई टॉर्च के थ्रू ही ट्रेन होते हैं। ठीक है, हमें उसमें मैनुअली कुछ भी नहीं करना होता, अपने आप सारी चीजें होती है। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है,